हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अबे आज आप लोगों के साथ लेकर आ चुका हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 2 है, जिसकी आज हम करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन। जो भी डी यू सोल के स्टूडेंट हैं बीकॉम ऑनर्स में या बीकॉम में, उन सभी के लिए ये वीडियो है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इस कंप्लीट यूनिट की एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें हम इस कंप्लीट यूनिट के सभी कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। ये आपकी यूनिट नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक जो आपका सब्जेक्ट है, उसकी सबसे पहला टॉपिक है इसमें द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, क्या कहता है? देखिए, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट द कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ गुड्स एट एनी गिवन टाइम, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिमिनिश। ये बोला गया है कि अगर कोई कंज्यूमर एक ही गुड्स को बहुत बार कंज्यूम करता रहता है, मतलब उसकी एक्स्ट्रा यूनिट्स को कंज्यूम करता रहता है, तो जो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब एक तरीके से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना उससे, वो डिक्रीज होता रहता है धीरे धीरे। दिस मीन्स दैट एज यू कंज्यूम मोर ऑरेंज एट एनी गिवन टाइम, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम दी सक्सेसिव ऑरेंज वुड डिमिनिश। मतलब एग्जांपल दिया है, अगर आप कई सारे ऑरेंज एक के बाद एक खाते रहें, तो जो उससे आपको यूटिलिटी मिलेगी, मतलब जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना मैंगो से, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। योर टोटल यूटिलिटी विल नॉट डाउट इंक्रीज, बट द टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ेगी, लेकिन उतने रेट से नहीं बढ़ेगी, वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगी। ये मतलब होता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। यूटिलिटी का इसमें क्या मतलब होता है? यूटिलिटी का वो हम समझ सकते हैं सेटिस्फेक्शन से। मार्जिनल यूटिलिटी मींस द यूटिलिटी ऑफ एन एडिशनल यूनिट। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एक एडिशनल यूनिट खाने से आपको क्या यूटिलिटी मिलती है, उसे कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। द फर्स्ट ऑरेंज इन द मार्जिनल यूटिलिटी, फर्स्ट ऑरेंज इज द मार्जिनल ऑरेंज एंड द यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट ऑरेंज इज मार्जिनल यूटिलिटी। जो फर्स्ट ऑरेंज खाया वो मार्जिनल ऑरेंज था, और जो उससे यूटिलिटी मिली उसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। टोटल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स, इट इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। टोटल यूटिलिटीज क्या होती है? जो जितनी भी हमने यूनिट्स का कंजप्शन करा है, उनसे जितना हमें टोटल सेटिस्फेक्शन मिला, जितनी टोटल यूटिलिटीज मिली, उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। ये क्या होता है? सम होता है ये मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटीज हैं, जब हम उन्हें ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाती है। ठीक है। देखिए, ये आपके सामने ग्राफ दिया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। इसमें जो आपका ऊपर वाला कर्व है वो शो कर रहा है टी यू टोटल यूटिलिटी को, नीचे वाला कर्व है वो एम यू मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहा है। अब इस लॉ से हमारे पास कुछ रिलेशनशिप निकल के आती है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के, उसमें जो आपको इस ग्राफ में भी दिख रही है। देखिए, नंबर 1 है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन बट इट इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज बट एट डिमिनिशिंग रेट। जब जो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही होती है, मतलब कम हो रही होती है जैसे जैसे लेकिन वो जब तक पॉजिटिव रहती है तब तक टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ती है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी रीचेज जीरो, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच चुकी होती है। नेक्स्ट है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, वैसे वैसे आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। This is in substance is the famous law of diminishing marginal utility. This law is based on following assumption. जो ये हमारा diminishing marginal utility का law है, ये कुछ assumptions पर based है। नंबर 1 है different unit of a commodity are homogeneous and identical in all aspects। ये बोला गया है जो भी हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं एक के बाद एक, वो सारी होमोजीनियस यूनिट होनी चाहिए, मतलब एक जैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। नेक्स्ट, देयर इज नो टाइम इंटरवल बिटवीन द कंजप्शन ऑफ 2 यूनिट। 2 यूनिट के कंजप्शन में कोई भी बीच में टाइम का गैप नहीं होना चाहिए। अगर बीच में टाइम गैप है तो वो आपके फिर ये एजम्पशन काम नहीं, मतलब लॉ काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है टेस्ट फैशन ऑफ कंज्यूमर रिमेन दी सेम, और जो कंज्यूमर का टेस्ट है, जो फैशन है, जो भी वो कम्योडिटी को कंज्यूम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका वो हमेशा सेम ही रहना चाहिए, कभी वो चेंज नहीं होना चाहिए जब तक वो उसका कंजप्शन कर रहा है। तो ये हमारी कुछ एजम्पशंस हैं और कुछ रिलेशनशिप निकल गया है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जेम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम बात करेंगे कि इसकी क्या क्या एग्जेम्पशन है, मतलब किस किस केस में ये लॉ काम नहीं करता है। नंबर 1, द लॉ अकॉर्डिंग टू देम डज नॉट अप्लाई टू मनी।
जो ये हमारा लॉ है ये मनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कभी भी किसी पर्सन के लिए मनी के लिए जो सेटिस्फेक्शन है वो कभी भी कम नहीं होता, चाहे उसे कितनी भी मनी मिलती रहे। तो ये हमारे ये एक एग्जम्पशन हो जाती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, ठीक है। नेक्स्ट है अनदर एग्जम्पशन रिलेट टू हॉबीज सच एज कलेक्शन ऑफ रेयर स्टैम्प्स, कॉइन्स, पिक्चर्स बाय फेमस आर्टिस्ट एटसेट्रा। दूसरी एग्जाम्पशन क्या है इसकी, मतलब जो किसी की हॉबीज होती हैं, जैसे कि कुछ रेयर चीज़ों को कलेक्ट करना, स्टैम्प्स को कलेक्ट करना, जो पुरानी स्टैम्प्स हैं, कॉइन्स को कलेक्ट करना, पिक्चर्स को कलेक्ट करना फेमस आर्टिस्ट के द्वारा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी, ये भी हमारी एग्जाम्पशन है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी की, क्योंकि किसी पर्सन को चाहे ये सारी चीज़ें जितनी भी मिलती रहे उसका कभी भी सेटिस्फेक्शन इनसे रिलेटेड कम नहीं होगा कि मेरे पास है ये मेरे को नहीं चाहिए। जो इनके लिए जिसकी ये हॉबीज होगी इन्हें कलेक्ट करना, उसके लिए ये हमेशा ज़्यादा ही सेटिस्फाइड रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायमंड वाटर पैराडॉक्स। ये भी हमारा एक तरीके से लॉ में से कह सकते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कैन बी अप्लाइड टू रिजॉल्व द इश्यू ऑफ डायमंड वाटर पैराडॉक्स। जो मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस है उस वो किस पर अप्लाई करा गया, हमने डायमंड वाटर पैराडॉक्स को सॉल्व करने में अप्लाई किया। आगे हम देखेंगे अभी ये क्या है, विच नोन एज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। इसे हम पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू भी कहते हैं। वी नो दैट वाटर इज फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। वाटर जो है वो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है लाइफ की, बट इट इज वैल्यू इज वेरी लेस वेयर एज। लेकिन जो वाटर फंडामेंटल है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के लिए, उसकी वैल्यू बहुत कम है। जबकि डायमंड विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ, जिसको हमें लाइफ को सस्टेन करने के लिए जिसकी जरूरत हमें नहीं होती है, फिर भी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है मार्केट में। तो ये क्यों हैगा ऐसा, तो इट इज वेल नोन फैक्ट दैट सप्लाई ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड इज हायर देन दैट ऑफ डायमंड। ये किस वजह से है, क्योंकि जो वाटर की सप्लाई है वो बहुत ज्यादा हाई है डायमंड की सप्लाई से। सिंस वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड डायमंड इज नॉट एसेंशियल। जबकि जो वाटर है वो इसेंशियल है लाइफ के लिए, लेकिन डायमंड इसेंशियल नहीं है। द टोटल यूटिलिटी ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ डायमंड। जो टोटल यूटिलिटी है जो वाटर की वो ज्यादा है किससे, डायमंड से। तो द टोटल यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द एरिया विच इज बिलो द एमयू कर्व ऑफ वाटर मार्क्ड एज आरक्यू। ये आपको ऐसे ही समझा रखा है। बाकी आगे इसमें आपको फिर डायमंड स्टैंड द मार्जिनल यूटिलिटी इज एंड द सेम डायमंड एज पर डायग्राम। ये देखिए ये आपको डायग्राम दिखा रखा है इसमें। जो ये आपको ऊपर वाली लाइन है आर से क्यू, ये आएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाटर। ये वाटर की मार्जिनल यूटिलिटी है। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ वाटर क्या हो गई, जितना भी एरिया ओ आर क्यू है, मतलब जितना भी ये नीचे वाला इस लाइन से एरिया है वो सारा हो गया टोटल यूटिलिटी हो गई जो वाटर से ड्राइव होती है। वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी जो डायमंड की है वो क्या है, एम एन लाइन है, और जो टोटल यूटिलिटी होगी वो हो गई ओ एम एन। तो इस तरीके से इस वजह से जो हैगी, क्योंकि इसकी जो टोटल यूटिलिटी है बहुत कम है डायमंड की, इसलिए इसकी वैल्यू हाई है, और वाटर की टोटल यूटिलिटी बहुत ज्यादा है इसलिए उसकी वैल्यू कम है। ये हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड सारा कंसेप्ट। अब आएगा आपके पास इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ये क्या है, the indifference curve analysis of demand was originally propounded by Slutsky but later on was scientifically developed and popularized by J.R. Hicks। ये इंडिफरेंस कर्व का सबसे पहले किसने दिया था, स्लट्सकी नाम का कोई एक तरीके से इकोनॉमिस्ट था, उसने दिया था। लेकिन बाद में फिर इसे पॉपुलराइज किसने किया, J.R. हिक्स ने। द एनालिसिस वाज डेवलप्ड एज एन अल्टरनेटिव टू यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर डिमांड। ये एक तरीके से अल्टरनेटिव था, मतलब एक तरीके से अपोजिट हम कह सकते हैं। जो मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ था उसके ये अपोजिट था। द बेसिक डिफेक्ट ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस दैट इट बेस्ड ऑन कार्डिनल नंबर सिस्टम व्हिच अज्यूम दैट यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था यूटिलिटी एनालिसिस का वो ये था कि उसमें जो यूटिलिटी को मेजर किया गया था वो कार्डिनल नंबर में मेजर किया गया था। मतलब ये बोला गया था कि हम उन्हें नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं वो। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टिव एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये बोला गया था कि यूटिलिटी है हम उसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर हिक्स डेवलप्ड अ अल्टरनेटिव अप्रोच नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसलिए हिक्स ने एक नई अप्रोच को फाइंड किया था जो कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहलाती है, विच कैन एक्सप्लेन द कंज्यूमर बिहेवियर विदाउट मेजरिंग द यूटिलिटी विच अ कंज्यूमर गेट फ्रॉम कंजप्शन ऑफ कमोडिटी। ये क्या करती है, कंज्यूमर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है बिना उसे एक मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल नंबर सिस्टम। ये ऑर्डिनल नंबर सिस्टम पर बेस होता है, इन विच वी डू नॉट मेजर द यूटिलिटी इन क्वांटिटेटिव टर्म, जिसमें हम इसे क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर नहीं करते।
It assumes that consumer can express clearly his scale of preference for any two or more goods. In other words, a consumer without measuring satisfaction, ये सारा अब आपको एक्स्ट्रा है। एक्चुअली में इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, तो देखिए ये कर्व होता है जिस पर किसी पर्सन को किन किन चीजों से सेटिस्फेक्शन मिलता है, इक्वल सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, एक जब हम उसे ग्राफिकल फॉर्म में दिखा देते हैं तो वो कहलाता है आपका इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, सिंपली ये समझ सकते हैं आप इसे। देखिए ये होता है आपका इंडिफरेंस कर्व। ये जो कर्व है इसमें शो कर रखा है इंडिफरेंस कर्व है, इसमें जितनी भी ये ए बी सी डी ई ये पांचों कमोडिटी है, इनकी अलग अलग हमें क्वांटिटी बता रखी है कि एक पर्सन को इन सारी चीजों से क्या मिलता है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर ये इतनी इतनी यूनिट्स कंज्यूम करता है कोई भी पर्सन। ठीक है, अब आता है एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब इस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की भी कुछ एजम्पशन थी। नंबर वन, रेशनलिटी। द कंज्यूमर इज मस्ट assumed to be rational giving his income and price of commodity. He aims at maximization of his satisfaction. He has full knowledge of various combination of two commodity which give him more or less or equal satisfaction. He fully know his skill preference. मतलब जो एक कंज्यूमर होना चाहिए वो रेशनल होना चाहिए, उसके पास हर टाइप की नॉलेज होनी चाहिए कि किन किन गुड्स से उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्या क्या वो वेरियस गुड्स हैं। सेकंड है इंडिपेंडेंस ऑफ स्केल ऑफ प्रेफरेंस। ए कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज इनकम एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड अदर कंज्यूमर। जो उसका प्रेफरेंस का स्केल है, मतलब एक तरीके से जो उसका प्रेफरेंस देनी है वो इंडिपेंडेंटली देनी चाहिए, किसी भी फोर्स में आकर नहीं देनी चाहिए कि इनकम नहीं थी या प्राइस उसका ज्यादा था उसके अकॉर्डिंग उसने उसे चुना। उसे ऐसे चूज करना चाहिए जो कि उसे उस लेवल का सेटिस्फेक्शन दे सके। Next, consistency or transitivity of choice. The consumer is consistent in choice. For instance, if he choose commodity A over B, he will not choose B over A at any time. मतलब जो कंज्यूमर है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर कभी उसने एक बार ए को किसी कम्युनिटी को चूज कर लिया तो फिर बाद में वो ये नहीं कहना चाहिए कि ये वाली कम्युनिटी इससे पुरानी वाली से अच्छी है दोबारा। Next is the principle of diminishing marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution is the rate at which a consumer can exchange a small amount of one commodity for a very small amount of another commodity without affecting his total satisfaction. जो ये प्रिंसिपल होता है ये किस पर बेस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के प्रिंसिपल पर बेस है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी एक कंज्यूमर को किसी दूसरी कम्युनिटी को ज्यादा गेन करने के लिए दूसरी पहली वाली जो कम्युनिटी है उसका कितना पार्ट लूज करना पड़ता है, उसको जो मतलब एक तरीके से सेक्रीफाइस करने का और दूसरे वाले को गेन करने का जो रेट होता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इन ऑर्डर वर्ड MRS ऑफ XY फॉर XY विल बी क्वांटिटी ऑफ Y विच विल जस्ट, ये सारा आपको इसके बारे में बता रखा है। MRS हम निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ Y अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी ऑफ X, या इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज दी है इंडिफरेंस कर्व की। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो नंबर वन प्रॉपर्टी है एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो लेफ्ट डाउनवर्ड होता है, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है लेफ्ट से राइट की तरफ। सेकंड है हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर सेटिस्फेक्शन। जितना ज्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व विद कॉन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द टू एक्सिस। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। नेक्स्ट है टू डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट और टच ईच अदर। जो दो इंडिफरेंस कर्व होंगे अलग अलग वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टच नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है बजट लाइन और प्राइस लाइन। तो ये क्या होती है, on the basis of his given income and given market price of goods we can draw a line on a diagram which is called price line और budget line। जब कंज्यूमर हमें उसकी इनकम बता देता है कि मेरी इतनी इनकम है और हमें मार्केट प्राइस पता होता है गुड्स का, उसके ध्यान में रखते हुए जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर उसकी कम सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए, तो वो जो लाइन कहलाती है वो कहलाती है प्राइस लाइन या बजट लाइन। देखिए ऊपर क्या लिखा है, वी हैव एक्सप्लेन्ड दैट हायर इंडिफरेंस कर्व शोज अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन अ लोअर वन। जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये बताया गया है। सिंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर इज टू हैव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ही विल ट्राई टू रीच द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। तो जो कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करना ही कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है। वो ट्राई करेगा कि मैं ज़्यादा से हायर इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच सकूं। बट वाइल अ कंज्यूमर ट्राइज टू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बट ही इज टू वर्क अंडर टू लिमिटेशन।
कंज्यूमर ये सोचता है कि मेरे को कोई ऐसे गुड्स चूज करने चाहिए जो मेरे को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे, बट उसे दो लिमिटेशन ऐसा करने से रोक लेती हैं। फर्स्ट वन, ही हैज टू पे द प्राइस ऑफ गुड्स, एंड सेकंडली हैज लिमिटेड मनी। पहला आएगा कि उसे उन गुड्स के लिए पहले तो पैसे पे करने पड़ते हैं, मतलब प्राइस पे करना पड़ता है, मनी पे करनी पड़ती है, और उसकी जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है। तो इस वजह से वो ये ध्यान में रखते हुए, अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए और उस गुड्स के प्राइस को ध्यान में रखते हुए अपना उन गुड्स का कॉम्बिनेशन चूज करता है। और इन गुड्स को कॉम्बिनेशन को चूज करने में जो हेल्प करती है वो करती है हमारी बजट लाइन या प्राइस लाइन हेल्प करती है। ये इसमें आपको शो रखी है, जो आपकी ये बीच में बना रखी है, ये प्राइस लाइन है। इसके नीचे जो आर कमोडिटी है वो अंडर सेटिस्फैक्शन दे रही है, और जो टी है वो ओवर बजट लाइन है, तो वो ओवर सेटिस्फैक्शन दे रही है। कोई भी कंज्यूमर इन दोनों में से कोई चूज नहीं करना चाहेगा, वो ऐसा गुड्स का कॉम्बिनेशन चूज करना चाहेगा जो इस प्राइस लाइन या बजट लाइन के ऊपर लाई करे। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ द चेंज इन कंज्यूमर इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स। अब किसी कंज्यूमर की इनकम और गुड्स के प्राइस चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नंबर वन है इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन कंज्यूमर डिमांड। सबसे पहले इनकम का चेंज होने का किस पर इफेक्ट पड़ता है, कंज्यूमर की डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है, जिसे हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। इफ द कंज्यूमर हैज मोर और लेस इनकम विद ऑल अदर कंडीशन रिमेन सेम। अगर किसी कंज्यूमर के इनकम या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, बाकी सारी चीजें सेम रहें, तो अगर इनकम ज्यादा होगी तो कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की ज्यादा डिमांड करेगा, और अगर इनकम कम होगी तो वो उस कमोडिटी की कम डिमांड करेगा। ये कहता है हमारा ये फर्स्ट वाला है इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। इसमें आता है हमारा, इसमें भी अब इनकम बढ़ने से भी हमारे दो तरीके का होता है। अगर इंफीरियर गुड्स हैं तो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच कंज्यूम डिमांड व्हेन दे हैव लो इनकम। इंफीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो कि कोई पर्सन तब खरीदता है जब उसकी इनकम लो होती है। अब अगर इंफीरियर गुड्स कोई पर्सन यूज करता था, अब उसकी इनकम इंक्रीज हो गई, तो वो क्या करेगा, इन इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देगा, और जो सुपीरियर गुड्स होंगे उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। तो नंबर वन है इनकम इफेक्ट, एज द प्राइस ऑफ वन गुड्स फॉल द कंज्यूमर बिकम बेटर ऑफ देन बिफोर रफली बाय द अमाउंट ऑफ सेविंग विच ही वुड बी एबल टू मेक। अगर किसी गुड्स का प्राइस कम हो जाता है तो जो कंज्यूमर होगा वो कैसा हो जाएगा, एक तरीके से बेटर ऑफ, मतलब अब उसको एक तरीके से रिलीफ मिल जाएगा कि हाँ मेरा इस गुड्स की प्राइस कम हो गई है, तो अब जो इससे बचा है वो मेरी एक तरीके से सेविंग हो गई। इफ यू कंटिन्यू टू परचेज द ओल्ड क्वांटिटी ऑफ बोथ द गुड्स। ये सारा आपको ऐसे बता रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए चलिए पढ़ ही लेते हैं। सपोज द प्राइस ऑफ व्हीट फॉल फ्रॉम 1/2 kg टू 75 पैसे पर केजी। अगर व्हीट का प्राइस 1 रुपए पर किलो से 75 पैसे हो जाता है, द प्राइस ऑफ राइस स्टे एट 2। और जो राइस का प्राइस है वो 2 ही रुपए रहता है। एट द ओल्ड प्राइस द कंज्यूमर वॉज परचेजिंग 6 kg ऑफ राइस एंड 8 kg ऑफ व्हीट। पिछले प्राइस में जो कंज्यूमर खरीद रहा था वो 6 किलो राइस खरीद रहा था, 8 किलो गेहूं खरीद रहा था। इफ आफ्टर द प्राइस फॉल द कंज्यूमर कंटिन्यू बाइंग 6 kg ऑफ व्हीट देन ही विल सेव 2 रुपीज। अगर प्राइस चेंज होने के बाद भी कंज्यूमर वही क्वांटिटी खरीदता है, 6 किलो ही गेहूं खरीदता है, तो क्या होगा, जो उस वो 2 रुपए सेव कर लेगा बिकॉज ऑफ लोअर प्राइस एट 8 kg, क्योंकि 8 किलो पे जो प्राइस कम हो गया उसका बेनिफिट उसे मिल जाएगा। दिस सेविंग इन मनी, जो ये सेविंग है ये मनी कहलाती है। Thus, income effect can be defined as change in the quantity of commodity demanded due to change in its price। किसी भी कमोडिटी के प्राइस के चेंज के होने की वजह से उसकी जो क्वांटिटी डिमांड की जाती थी उसमें क्या चेंज आता है, उसे हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। गिव द मनी इनकम एज कांस्टेंट, मनी इनकम कांस्टेंट रहेगी। दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, इसे हम कहते हैं प्राइस के चेंज होने का इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, द फॉल इन प्राइस ऑफ वन गुड मेक इट चीपर रिलेटिवली टू अदर गुड्स हुज प्राइस वाज रिमेन कांस्टेंट एंड देयरफॉर द कंज्यूमर विल टेंड टू सब्सटीट्यूट द चीपर गुड फॉर द डियरर वन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डिमांड ऑफ चीपर गुड्स विल टेंड टू इंक्रीज। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस, एक कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है बट जो उसका सब्सटीट्यूट है उसका प्राइस वही सेम रहता है, तो जो गुड्स का प्राइस कम हो गया होगा उसकी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। अ चेंज इन डिमांड ऑफ फॉर अ कमोडिटी एज अ रिजल्ट टू चेंज ऑफ रिलेटिव प्राइस ऑफ टू कमोडिटी इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ इफेक्ट। और इसी इफेक्ट को हम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहते हैं कि एक गुड्स का प्राइस चेंज होने की वजह से जब उसकी डिमांड बढ़ जाए एज कंपेयर टू हिज सब्सटीट्यूट, तो उसे हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट।
तो देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गई आपकी यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आपको बस यही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने थे। इनके अलावा यूनिट नंबर 2 में आपका पढ़ने के लिए कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसी में से आपका सारा एग्जाम में आएगा जो यूनिट नंबर 2 में से आएगा। मे भी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।